आज हम गुरुत्वीय त्वरण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, है ना। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या होता है, जो जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान, वो सभी स्थानों पे एक समान नहीं होता है ना, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है कि जब भूमध्य रेखा के ध्रुवों के तरफ जाते हैं हम, तो जी का मान बढ़ता जाता है, और जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है और वो घटने लगता है ना। तो इसका ही अध्ययन यहाँ करेंगे, है ना। तो जी के मान में परिवर्तन का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार से किया जा सकता है? फर्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, मतलब पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर ले जाया जाए, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, है ना। दूसरा क्या है, पृथ्वी की सतह से गहराई में अगर ले जाएंगे, गहराई के साथ परिवर्तन। ठीक है, और तीसरा जी के मान में कब फर्क पड़ेगा, जब अक्षांशों के साथ होता है। पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो जी के मान में इन तीनों स्थानों में कारण परिवर्तन होता है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ क्या परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। मान लो कि ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, इसकी सतह में क्या है, कोई वस्तु रखी है एम। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या आर। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान एम है। ठीक है, तथा त्रिज्या आर है। ठीक, त्रिज्या आर है, और पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है। ठीक है, तो क्या होगा, इस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा क्या लगेगा, आरोपित बल लगेगा, है ना। ठीक है, तब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर
आरोपित बल क्या होगा? हम जानते हैं ना, F बराबर स्मॉल m जी, द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। तो क्या होगा, और हम पढ़े कि F बराबर स्मॉल m जी बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी, पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान बटे त्रिज्या का वर्ग, ये होता है। हम पढ़े थे ना पिछले लेसन में, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल जी इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर और स्मॉल m, तो ये m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी m अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा? g बराबर जी m बटा r स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मान लो ये वस्तु है, इसे हम क्या करते हैं? ऊंचाई पर ले जाते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं? ऊंचाई में ले जाते हैं। मान लो ये ऊंचाई पर वस्तु m को ले गए ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह से, ठीक। ये h ऊंचाई पर ले गए, तो जो g का मान है यहाँ पर, जो पृथ्वी की सतह पर जो g का मान क्या था, जो मान था g का, वो यहाँ जाने पर परिवर्तन होगा। मान लो वो परिवर्तन क्या है? g डैश हो गया, है ना, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो इसको लिख लेते हैं हम। मान लो वस्तु m को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान वहाँ g डैश है, ठीक है। तब क्या होगा? जो वस्तु है पहले सतह में थी, उसको h ऊंचाई पर ले गए, तो इसके वस्तु के क्या होगा? जो आरोपित बल है उसके मान में भी परिवर्तन होगा, है ना। तब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, ये बल क्या है? F डैश, ठीक। तो ये क्या होगा? स्मॉल m जी डैश इक्वल टू जी m अपॉन r क्या होगा? F डैश बराबर m जी डैश इक्वल टू जी m, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये वस्तु का द्रव्यमान, है ना, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जो द्रव्यमान है वस्तु का वही रहेगा, है ना, और r स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? r स्क्वायर के साथ ये बस इतने सतह पर था, r के साथ इतना और बढ़ गया ना हाइट, इसलिए r प्लस h, ठीक है। और ये स्क्वायर यहाँ ना लग के क्या होगा? होल स्क्वायर, ठीक है। जी डैश इक्वल टू जी m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू m, है ना, स्मॉल m।
तो ये एम कट गया, तो ये आ गया जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे दे देते, तो जी डैश इक्वल टू जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देने पर, ठीक है, क्या आएगा हमारा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 2 क्या है, जी डैश बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी इक्वल टू क्या है हमारा जी एम अपॉन क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एम कट जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जी डैश इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 3 में जो आर स्क्वायर है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो छोटी होगी किससे, पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ऊंचाई के स्क्वायर से, है ना। तो क्या होगा, जी के मान में कमी होगी, है ना, तो जी डैश कम होगा जी से। तो समीकरण 3 में जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या और ऊंचाई से छोटी होगी, तो जी डैश के मान में कमी होगी, है ना, तो जी डैश जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे छोटा ही मिलेगा हमको, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है ना। अब यदि मान लो, यदि ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं, एच बराबर इन्फिनिटी है, तो क्या होगा, तो जो जी डैश है अधिक ऊंचाई पर जाएगा तो कम होते 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 एक इसी पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर उसका मान 0 हो जाएगा, है ना, जी के गुरुत्वीय त्वरण का मान। अतः अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, अब पुनः समीकरण 3 से क्या करते हैं,
पुनः समीकरण 3 से इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर इसमें से क्या है, आर को हम बाहर ले लेते हैं, है ना। तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर, यही रह जाएगा ना, का होल स्क्वायर। तो ये आर और ये आर कट गए तो हमारे पास क्या बच गया, 1/1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर -2, ऊपर ले जाने पर है ना माइनस में आ गया चिन्ह। ठीक है, अब द्विपद प्रमेय से हमको क्या पता है, अब हम द्विपद प्रमेय में जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग कैसे प्रसार करते हैं, हम लोग इस प्रकार करते हैं ना कि 1 प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर 2 प्लस एन सी 3 एक्स टू द पावर 3, इस प्रकार से होता है ना x प्लस एन स्क्वायर का विस्तार। तो उसी प्रकार इसमें हम कर लेंगे, है ना। तो ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर आएगा, है ना। द्विपद प्रमेय से मान लो h बाई आर क्या है, यहाँ पर 1 से बहुत छोटा है ना, h अपॉन आर मोर लेस देन 1। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश जी इक्वल टू 1 प्लस जी डैश जी इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, या और कैसे लिख सकते हैं इसे हम, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, जी कॉमन है ना, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम g माइनस जी डैश इक्वल टू 2gh अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रकार, g के मान में कमी, इस प्रकार g के मान में कमी बराबर 2gh अपॉन आर। ठीक है, कितने की कमी होगी जी के मान में, 2gh बाई आर के बराबर कमी होगी, है ना, जी के मान में यदि ऊपर ले जाया जाए। यदि h का मान जो है पृथ्वी की
की त्रिज्या r की तुलना में बहुत कम हो, नगण्य हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? समीकरण नंबर ये जो 4 है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो इक्वेशन 3 का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब जब पृथ्वी तल से कम ऊंचाई में जी के मान में क्या होता है? सरल रेखी परिवर्तन होता है ना। तो इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम। h छोटा है r से। ठीक है, इधर क्या लिख दिया? h का मान। ठीक है, ये ऊंचाई का मान है और इधर हमको क्या? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो जो ग्राफ प्राप्त होगा, जैसे मतलब अल्प ऊंचाई मतलब कम ऊंचाई पर है, तो जो जी का मान होता है वो एक क्या होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई का मान बढ़ते जाता है वो ना क्या है? वक्र रूप में आते जाता है, इस तरह वक्री होते जाता है। पहले क्या है? एक सरल रेखा के रूप में रहता है, पर जैसे जैसे जी के मान में बढ़ोतरी होती है वो वक्री होते जाता है। ठीक है, पृथ्वी तल से अल्प ऊंचाई के लिए जी के मान में परिवर्तन सरल रेखीय होता है, किंतु ऊंचाई बढ़ने पर यह परिवर्तन वक्रीय होता है। ठीक है, ये क्या है? ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन का ग्राफ है ना। मान लो क्या है? यदि h का मान त्रिज्या के बराबर हो, पृथ्वी के बराबर है ना, ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर हो, तो क्या होगा? तो इक्वेशन 3 से जी डैश अपॉन जी इक्वल टू r स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो r की जगह क्या रखा जाएगा? h की जगह r रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 आ जाएगा, है ना। तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी बाय 4। तो हम क्या कर सकते हैं इसको देख के कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि
पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। क्यों बोले? क्योंकि एच बराबर जब आर है तब ये कंडीशन होगा, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाता है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि h का मान r की तुलना में कम नहीं होता, यदि h का मान r की तुलना में कम नहीं होता तो समीकरण 3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, किंतु यदि h छोटा है r से तो समीकरण 4 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है हमारा समीकरण 5 से g के मान में भिन्नात्मक कमी क्या होगी? g माइनस जी डैश अपॉन जी। इसको यहाँ से कर दिए, जो समीकरण हमारा 5 आया है यहाँ g माइनस जी डैश, तो g को यहाँ ला दिए है ना, तो भिन्नात्मक कमी क्या हो जाएगी? g माइनस जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 2h/r। क्या होगी? 2h/r की, है ना। ये होगी भिन्नात्मक कमी, है ना, स्पेशल कंडीशन पे। और चौथा क्या है? समीकरण 5 से क्या होगा? मान लो हम इसमें द्रव्यमान है, मान लो, है ना, तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ द्रव्यमान का गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा m g माइनस जी डैश इक्वल टू m g h 2mgh अपॉन r। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं mg माइनस mg डैश इक्वल टू 2mgh अपॉन r। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं? भार में कमी इक्वल टू 2mgh अपॉन r। ठीक है, पृथ्वी की सतह से गहराई में किसी वस्तु को ले जाने पर g के मान में
परिवर्तन। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, तो मान लो ये वस्तु इसकी सतह पर है ना, और पृथ्वी की त्रिज्या ये क्या है, r। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, r, और वस्तु क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर रखी है ना। अब इस वस्तु को यहाँ से मतलब गहराई में ले गए, यहाँ वस्तु को यहाँ ले गए, है ना, h गहराई में। तो इसके मान में, वस्तु के मान में क्या परिवर्तन होगा, वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, इसे ही ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, वस्तु जब यहाँ गया तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी r माइनस h, मतलब जितनी हाइट में ले जाएंगे उसमें त्रिज्या को घटा देंगे। ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m, तो इसको हम लिख लेते हैं। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, ठीक है, त्रिज्या r है। ठीक, अब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, तो उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल क्या होगा, पृथ्वी द्वारा आरोपित बल F बराबर स्मॉल m g इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, Gm, पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल बटा पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, G इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन स्मॉल कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यदि पृथ्वी का जो माध्य घनत्व है वो क्या है, d हो, यदि पृथ्वी का माध्य घनत्व d हो, क्योंकि हम गहराई में ले जा रहे हैं इससे, तो यदि पृथ्वी का माध्य घनत्व d है तो क्या हो जाएगा, घनत्व d बराबर द्रव्यमान बटा क्या होगा, आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा क्या है, m। ठीक है, और घनत्व क्या है, द्रव्यमान क्या है m, और आयतन क्या है, गोले का आयतन क्या होता है, पृथ्वी गोला है ना, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, m द्रव्यमान बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू d। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो m का मान है उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे।
m का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा g इक्वल टू जी, m की जगह क्या रख दिए हम 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर सॉरी 4 गोले का आयतन 4 पाई आर क्यूब होता है ना। यहाँ पर भी क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा 4/3 पाई, एक 2 आर और 2 आर इधर कट गया है ना, तो 4/3 पाई आर जी और ये डी। ठीक, या इसको लिख सकते हैं जी बराबर 4/3 पाई जी आर डी। ठीक है, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो वस्तु है एच गहराई पर ले जाए, तो मान लो जो वस्तु है उसको एच गहराई पर ले जाए तो क्या होगा, उसकी केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी r माइनस एच, है ना, इतनी दूरी पर ही रहेगी। इतना r था, उसमें से इतना और ले गए वस्तु को h दूरी पर, तो केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी इसकी r माइनस एच। ठीक है, तो जो वस्तु है उस पर क्या हो जाएगा, ठोस गोले के जैसे ही जो r माइनस एच की त्रिज्या के ठोस गोले पर ही कोई बल लगेगा, है ना, कोई आकर्षण बल। और बाहर क्या हो गया, एक खोखला बेले के गोले की तरह हो गया, है ना, तो इस पर क्या होगा, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि खोखले बेले के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, आकर्षण बल शून्य होता है ना। अब यदि वस्तु को एच गहराई पर ले जाया जाए तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी r माइनस एच है ना होगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर जो आकर्षण बल लगेगा वह r माइनस एच त्रिज्या के ठोस गोला समझ लेते हैं हम ना, ठोस गोला के कारण लगेगा। ठीक है, और जो बाहरी गोला होगा और जो बाहरी गोला होगा वह खोखले गोले की तरह
कार्य करेगा, जिस पर कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो खोखले गोले के प्रत्येक बिंदु पर खोखले गोले या कवच पर खोखले गोले के प्रत्येक बिंदु पर आकर्षण बल नगण्य होगा। ठीक है, अब यदि h गहराई पर यदि h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो तो वस्तु पर आरोपित बल, तो वस्तु पर आरोपित बल क्या हो जाएगा? F डैश इक्वल टू mg डैश इक्वल टू क्या होगा? g m, द्रव्यमान में कमी होगी ना, क्योंकि गहराई में जा रहा है इसलिए, है ना, पृथ्वी के द्रव्यमान में कमी होगी। ठीक है, r माइनस h। ठीक है, r स्क्वायर की जगह r माइनस h स्क्वायर, जहाँ क्या है, जहाँ m डैश बराबर r माइनस h क्या है? त्रिज्या के आंतरिक भाग का द्रव्यमान। ठीक, तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो g m डैश बराबर r माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, किंतु m डैश बराबर हम क्या निकाले थे अभी? m बराबर 4 पाई r स्क्वायर d, है ना, तो 4/3 पाई r की जगह हम क्या लिख देंगे? r माइनस h, है ना, यहाँ पर क्या है? क्यूब, है ना, क्यूब इंटू डी। ठीक, तो इसका मान यहाँ रख देंगे। ठीक, तो g डैश बराबर g, कैपिटल M की जगह मान रख दिए 4/3 पाई r माइनस h क्यूब इंटू डी अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? g डैश बराबर g 4/3 पाई, इसमें से 2 कट गया, 1 बच गया, r माइनस h इंटू डी। ठीक, तो ये आ गया क्या हमारा? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे, इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से भाग देने पर क्या आएगा? g डैश बाय g इक्वल टू 4/3 पाई g
आर माइनस एच इंटू डी अपॉन ये फोर्थ इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, ये जी बराबर 4/3 पाई जी आर डी, जी बराबर 4/3 पाई जी आर डी। ठीक है, तो 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, जी कट गया, डी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, R/H अपॉन R, मतलब Z'/G इक्वल टू R माइनस H/R। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब इसको देख के हमको क्या पता चलता है कि R माइनस H है ना, छोटा है R से। ठीक है, तो क्या होगा, अतः क्या होगा, G डैश छोटा होगा G से, मतलब G के मान में क्या होगी, कमी होगी, है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी। ठीक है, अब पुनः इक्वेशन 5 से क्या होगा, Z'/G इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस H/R। ठीक, तो G डैश बराबर G 1 माइनस H/R। ठीक, ये ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो G डैश माइनस G इक्वल टू 1 माइनस H/R, G डैश इक्वल टू G माइनस GH/R, है ना। तो इसे लिख सकते G डैश माइनस G इक्वल टू माइनस GH/R। ठीक, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, माइनस चिन्ह का गुणा कर दिए दोनों पक्ष में, तो G डैश बराबर GH/R। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। G के मान में कमी बराबर GH/R। ठीक, पृथ्वी के केंद्र में G का मान, पृथ्वी के केंद्र में G का मान क्या होगा, समीकरण 6 से, इक्वेशन 6 में यदि H बराबर R हो तो क्या होगा, G बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि त्रिज्या के पास ले जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, G डैश बराबर 0।
मतलब पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी डैश गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। ठीक है, अब इसको एक वक्र द्वारा समझ लेते हैं। मान लो कोई मूल बिंदु, इधर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से दूरी। ठीक है, r, ये क्या है, r। ठीक है, अब ये क्या है, पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह। तो ये पृथ्वी की सतह से गहराई में हम जाएंगे तो क्या होगा, जी के मान में कमी होगी, है ना, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हुआ, यहाँ कम हुआ, और है ना। और ऊंचाई में जाएंगे तो ऊंचाई में भी गए तो हमारे क्या है, वक्री रूप में मिलेगा, ऊंचाई के साथ, है ना, उसमें भी कमी होगी वक्र के रूप में, और गहराई के साथ भी कमी होगी जी के मान में। गहराई के साथ भी, है ना, जी के मान में कमी होगी, और ऊंचाई के साथ भी वक्री रूप में जी के मान में कमी होगी। तो ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, अब ऊंचाई और गहराई के साथ, ऊंचाई और गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन की तुलना। क्या होगा, मान लो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, जी है। मान लो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी, और ऊंचाई पर जी एच। ठीक, ऊंचाई एच पर जी एच तथा गहराई डी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जी डी है। तब क्या होगा, तब जी एच ऊंचाई पर जी 1 - 2 एच बाय आर। ठीक है, ये आ गया 1। इसी तरह तथा जी डी गहराई पर जी 1 - d बाय आर 2, है ना। ऊंचाई के साथ ये आया और गहराई के साथ ये आया, है ना। अब यदि जी एच बराबर जी डी हो,
तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2h अपॉन r इक्वल टू 1 माइनस d अपॉन r। ठीक है, 2h बराबर d इक्वल टू h बराबर d/2। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं कि जो ऊंचाई है गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही होता है जितनी कि पृथ्वी के नीचे d गहराई पर होता है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही होता है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही होता है जितना कि पृथ्वी की सतह के नीचे d गहराई पर होता है। ठीक है, अब यदि पुनः क्या हो गया, h बराबर d हो और ये स्मॉल d है ना, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, g बराबर gh इक्वल टू 2gh अपॉन r है ना। यहाँ से g माइनस gl 2gh/r। तो ये क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी। ठीक है, तथा इक्वेशन 2 से क्या होगा, g माइनस जी डी इक्वल टू gh/r। इसमें भी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं समान दूरी पर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी गहराई की तुलना में ऊंचाई में दुगनी होती है। गहराई की तुलना में ऊंचाई में दुगनी होती है। ठीक है, ऊंचाई में दोगुनी कमी होती है। ठीक है, और गहराई में ऊंचाई से आधी की कमी होती है। ठीक, अक्षांश के साथ थर्ड है अक्षांश
अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन। क्या होता है? पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व की ओर, इस अक्ष को ध्रुवीय अक्ष कहते हैं। क्या होता है? पृथ्वी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, इस अक्ष को हम क्या कहते हैं? इस अक्ष को ध्रुवीय अक्ष कहते हैं। यदि आपको पूछा गया कि ध्रुवीय अक्ष क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो अक्ष गुजरता है ना, उसके परितः पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है पृथ्वी, है ना। इसे ही ध्रुवीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष और जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को भूमध्य रेखीय तल कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली भूमध्य रेखीय तल से जो कोण बनाती है, जो पृथ्वी पर कोई बिंदु है ना, पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली भूमध्य रेखीय तल से जो कोण बनाती है, उसे उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा है ना, हाँ, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, भूमध्य
रेखीय स्थानों में लैम्डा बराबर 0 अंश, ठीक है, तथा ध्रुवों पर लैम्डा बराबर 90 अंश होता है, ठीक है। अब किसी भी अक्षांश पर g के मान में दो कारणों से परिवर्तन होता है। किन दो कारणों से परिवर्तन होता है? पहला है पृथ्वी की आकृति और दूसरा कारण है हमारा पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। दो कारणों से इसके मान में परिवर्तन होता है। तो पहला पृथ्वी की आकृति, इसके कारण क्या परिवर्तन होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये क्या है? ध्रुव। तो भूमध्य रेखा पर त्रिज्या क्या हो गई? RE और ध्रुव पर RP, ठीक। अब G और G में जब स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध स्थापित किया तो हम क्या मान लिए थे कि पृथ्वी गोल है ना, परंतु पृथ्वी क्या है? दीर्घवृत्ताकार है ना। तो ये ध्रुवों पे क्या है? कुछ चपटी हुई है और बाकी जगह पर दीर्घवृत्ताकार है। भूमध्य रेखा पर जो त्रिज्या है वो ध्रुव में त्रिज्या से अधिक होती है ना। तो मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, इसकी ध्रुवीय त्रिज्या RP पोल है ना, तथा भूमध्य रेखीय त्रिज्या RE है, ठीक है। तब ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? GP इक्वल टू GM/RP स्क्वायर। ये क्या है? ध्रुव में है ना। इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर तथा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? GE इक्वल टू GM/RE स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। इक्वेशन 1 में
इक्वेशन 2 का भाग देने पर क्या हो गया? GP अपॉन GE इक्वल टू इसमें से GM बटा R स्क्वायर P अपॉन GM बटा RE स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा? R स्क्वायर E अपॉन ये है ना RP। ठीक है। अब चूंकि RE है ना क्या है? बड़ा है RP से। जो त्रिज्या भूमध्य रेखा से होकर जाती है वो बड़ी है जो ध्रुव पर जाती हुई त्रिज्या उससे, है ना। तो फलस्वरूप हम क्या कह सकते हैं कि GP बड़ा है का मान, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पोल में है ध्रुवों पर, है ना, उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, जबकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा, है ना। अर्थात ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, जबकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान बढ़ता है। मतलब ध्रुवों में अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा में गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा? पृथ्वी का घूर्णन।
मान लो पृथ्वी में कोई वस्तु जो है P में स्थित है ना, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है m, और जो क्या लैम्डा अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु लैम्डा अक्षांश पर स्थित किसी बिंदु P पर स्थित है। यदि पृथ्वी घूर्णी गति नहीं करती तो उसका भार mg है ना, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। किसके ओर कार्य करता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। ये वस्तु का भार जो है वो और mg केंद्र O की ओर PO के अनुदिश कार्य करता, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, अपने जो घूर्णन अक्ष होता है उसके परितः क्या है, घूर्णी गति करता है ना। परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णी गति करता है, ठीक है। मान लो पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी गति करती है, ठीक है। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी गति करती है, तब उसकी सतह पर स्थित m द्रव्यमान की वस्तु, जो m द्रव्यमान की वस्तु है, तो उसी कोणीय वेग ओमेगा से क्या है, AP त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में, कोणीय वेग ओमेगा से AP त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करती है, ठीक है। ये वृत्तीय मार्ग में गति करती है। तो अब वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर उसके केंद्र की ओर
उसके केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा? अतः m द्रव्यमान की वस्तु पर a की ओर कार्य करने वाला बल, अतः m द्रव्यमान की वस्तु पर केंद्र a की ओर कार्य करने वाला अभिकेंद्रीय बल mv²/r, जहाँ AP बराबर क्या है? r त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है? r। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m और v के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ω²r²/r। चूँकि हमको पता है कि रेखीय वेग बराबर v² बराबर ω/r। ठीक है, इसलिए हम v की जगह हम ω/r लिख दिए। तो ये क्या आ गया? अभिकेंद्री बल बराबर mω²r²/r। ठीक, तो ये क्या आया? अभिकेंद्री बल mω²r। ठीक, इस अभिकेंद्री बल का P और O के अनुदिश घटक क्या है? mω²r cos लैम्डा। ठीक है, इस अभिकेंद्रीय बल का PO के अनुदिश घटक mω²r cos लैम्डा होगा। ठीक है, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक घटक, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक यह घटक किससे प्राप्त होगा? वस्तु के भार mg से प्राप्त होगा। तो अब वस्तु का आभासी भार क्या हो जाएगा? तो वस्तु का आभासी भार mg माइनस mω²r cos लैम्डा हो जाता है। ठीक है, यदि बिंदु P पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण G हो तो
बिंदु P पर क्या है, आभासी गुरुत्वीय त्वरण G डैश हो तो वस्तु का आभासी भार क्या होगा, mg डैश बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इसको, g डैश इक्वल टू सब m कट जाएंगे है ना, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ठीक है, अब ये चित्र से क्या है, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी कॉस लैम्डा है ना। चित्र से स्पष्ट है कि AP बराबर OP कॉस लैम्डा। ठीक है, AP बराबर क्या है, R त्रिज्या है ना, और R कॉस लैम्डा, OP बराबर R, ये OP बराबर R है ना, त्रिज्या। ठीक है, जहाँ R बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक, जहाँ R बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है ना। अब समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में मान रखने पर, तो ये जो आया हम इसे क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम मान रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में हम मान रखेंगे। ठीक है, R का, तो ये क्या हो जाएगा, G डैश बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर, R की जगह मान रख दिए R कॉस लैम्डा इंटू R का मान रखे कॉस लैम्डा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब विशेष परिस्थिति है, जैसे अब केस, फर्स्ट केस है यदि ध्रुवों पर क्या है, लैम्डा का मान क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में G डैश बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, G माइनस 9 कॉस 90 क्या होता है, 0। ठीक है, और G डैश बराबर G, यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम G का मान है ना। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इस प्रकार ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णी गति का मान G के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्रुवों पर G का मान, ध्रुवों पर G का मान
अधिकतम होता है। ठीक है। दूसरा है भूमध्य रेखा पर। क्या होता है भूमध्य रेखा पर? लैम्डा बराबर 0 डिग्री, है ना। तो अतः इक्वेशन 2 से क्या होगा? जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है। तो इससे क्या होगा? आर जी डैश इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि कॉस 0 माने चूँकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है। न्यूनतम। ठीक है। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णी गति का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ठीक है। थर्ड, यदि पृथ्वी घूर्णी गति बंद कर दे, पृथ्वी घूर्णी गति बंद कर दे तो क्या होता है? तो ओमेगा इक्वल टू 0, है ना। अतः इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? जी डैश बराबर जी। ठीक। तो इस प्रकार यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णी गति करना बंद कर दे तो प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने लगता है। प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, तथा एक समान ध्रुवों
परिमाण बराबर हो जाएगा। ठीक है।